नमस्कार, जय जोहार। IND24 के बिग टॉक शो में इस बार हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं मुरली मनोहर देवांगन जी। मुरली मनोहर जी के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगी। थिंक IAS के डायरेक्टर हैं ये, और इनकी एक अपनी चेन है जहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की ये तैयारियाँ करवाते हैं बच्चों को। अब तक अगर मैं बात करूँ तो 150 बच्चों को IAS बना दिया है इन्होंने, और इसके अलावा लगभग देश के सभी जगह पर जितने भी बच्चे हैं वो पदस्थ हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा इस साक्षात्कार, इस इंटरव्यू को हम क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी पूरे देश में जो परीक्षाओं को लेकर, जो शिक्षा को लेकर हालात मौजूद हैं, उस पर एक टीचर, एक शिक्षक हमें किस तरीके से इसकी जानकारी दे रहा है, ये इस बारे में चर्चा करना बेहद ज़रूरी है। और बस यही कारण है कि परीक्षाओं की बेहद अच्छी तरीके से सूझबूझ, समझ और जानकारी होने की वजह से आज हमारे साथ मुरली मनोहर देवांगन जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। आपका सबसे बड़ी बात तो ये है सर कि देश में जो हालात चल रहे हैं एग्जाम्स को लेकर के, नीट की परीक्षाओं को लेकर के, मैं सबसे पहला सवाल यही पूछूंगी कि आप इसको कैसे देख रहे हैं, कैसे आंक रहे हैं? क्या सब कुछ ठीक हो रहा है या ये होना नहीं चाहिए? वाकई बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है ये? सबसे पहले तो आपको अवगत कराऊं कि NTA के द्वारा आयोजित की गई नीट की परीक्षा का पेपर लीक होना मामला ये पहला मामला नहीं है जी। अगर मैं पिछले 10 साल को रिकॉर्ड को अगर देखूं तो लगभग 80 से ज़्यादा पेपर केंद्र और राज्य के अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में लीक हुए हैं या किसी न किसी तरीके से अयोग्यता पाई गई है। होता क्या है कि जब एक छात्र, जब एक भारत के दृष्टिकोण में देखें हम, तो नीट जैसे एग्ज़ाम में 23 लाख छात्र आपके फॉर्म भर रहे हैं। UPSC है, SSC है, तमाम अगर एग्ज़ाम्स की हम बात करें, इस देश में 4 से 5 करोड़ बच्चे अलग अलग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और अगर नीट हो या फिर आपके NTA के आधार पर आपके SSC हो, बैंकिंग हो या कोई भी एग्ज़ाम अगर लीक होता है तो इसका प्रभाव सिर्फ एक वर्ग को नहीं जा रहा है, उसका प्रभाव उनके माता पिता को भी जा रहा है जिन्होंने गाढ़ी कमाई अपने बच्चों पर लगाई है। बिल्कुल। दूसरी बड़ी बात, आने वाली पीढ़ी को भी एक नकारात्मक संदेश जाता है कि हम तैयारी क्यों करें, और तैयारी अगर कर रहे हैं तो उसकी पारदर्शिता का हमारे पास मूल्यांकन क्या है। और एक सबसे बड़ी बात है, जो हमारी वैश्विक छवि है वो इसमें खराब होती है, क्योंकि आज देश सिर्फ अपने राज्यों और अपने सिर्फ भूमि तक सीमित नहीं है। आज हम 193 कंट्री को रिप्रेजेंट करने की क्षमता रखते हैं, मगर ऐसी स्थिति में हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या यही आएगी कि हम वैश्विक स्तर पर कैसे बताएंगे कि भारत जो है वही एक विश्व गुरु है जो अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी शिक्षा के लिए जाना जाता है। ये एक, मुझे लगता है, एक विचार नहीं है। क्या लगता है सर कि ये स्थिति बनती क्यों है? क्योंकि जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो आप बहुत बेहतर तरीके से जान पाते होंगे, तो ये ऐसे पेपर लीक, इस तरीके की समस्या आ ही क्यों जाती है? पेपर तो बहुत ही ऐसी चीज़ें हैं जिसे बहुत अच्छे से रिजर्व करके रखा जाता है, बावजूद इसके उन पेपर्स तक किसी का पहुंचना कैसे संभव हो जाता है? पेपर लीक का मामला अगर देखें मैम आप, तो ये दो प्रकार से हो सकते हैं। या तो एक मैनुअल तरीका है, दूसरा है टेक्नोलॉजिकल इशूज। मैं आपको NTA के आधार पे ही मैं इस पर बात करूंगा, क्योंकि हाल फिलहाल में नीट के पेपर ही लीक हुए हैं, तो मैं इस पर ही चर्चा करूंगा। मूलतः जब हम राधाकृष्ण कमेटी को रिकमेंडेशन को देखते हैं, सिफारिश को जब पढ़ते हैं, तब उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हमारी NTA के अंतर्गत होने वाली CCTV कैमरे से लेके प्रिंटिंग प्रेस और तो और मैन पावर से लेके वहाँ की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए हम थर्ड वेंडर्स पर डिपेंडेंट हैं। थर्ड वेंडर्स का तात्पर्य ये है कि हम पेपर प्रिंट कहाँ करा रहे हैं, किसी अन्य पार्टी के पास, उसके अलावा हम पेपर बनवा रहे हैं तो भी अन्य पार्टी के पास। तो इससे क्या होता है कि जो आपके स्टेजेस होते हैं वो इतने बढ़ जाते हैं, और जितने स्टेजेस आपके बढ़ेंगे, आपके पेपर के नियमितता होने की जो चांसेस है वो लगातार बढ़ेंगे। ये तो गई मैनुअल की बातें। अब आते हैं हम आपके टेक्निकल बातें में। तो टेक्नोलॉजिकल इश्यूज में मुझे लगता है कि जो इनका इंस्क्रिप्शन है, जिसे हम लोग कहते हैं पेपर इंस्क्रिप्शन जिसे हम कहें, वो कहीं ना कहीं लीक हो रहा है। और लीक होने के कई कारण हो सकते हैं। एक तो लीगलाइज फॉर्म में भी हो सकता है और एक इलीगल फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे आज के पेपर बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर्स हैं या हमारे स्कॉलर हैं जो
एआई का प्रयोग कर रहे हैं। यस। ये सबसे बड़ा इशू है जो आगे जाकर ये चर्चा का विषय बनेगा। एआई में आपने प्रॉम्प्ट लगाया कि लास्ट 10 ईयर में कोई प्रश्न नहीं आया हो वो प्रश्न दो, मॉडरेट टू हाई लेवल के हो, क्वेश्चन को इस तरीके से आप एक एल्गोरिथम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वही आप फिट कर रहे हैं। तो हो सकता है कि ऐसे जो गिरोह हैं वो भी कई लोग मिलकर इस तरीके का इंस्क्रिप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे हम लोग सामान्य भाषा में प्रॉम्प्ट कहते हैं। और इसलिए वो गेस पेपर जो होते हैं वो दोनों मैच खा रहे हैं। आपके 180 के से 180 पेपर लीक नहीं हो रहे हैं। उसमें प्रश्नों में देखें तो राजस्थान में जो इशू आया उसमें 100 प्रश्न पर बात हुई, महाराष्ट्र में जो बात आई उसमें 135 की बात हुई। ओवरऑल ये 100 से लेकर 136 क्वेश्चन की बात है। अगर पेपर लीक होता पूरी तरीके से तो पूरे के पूरे ही हो जाने थे। ये भी एक विषय हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि यही कारण होगा, ये कारण हो सकता है। इसके अलावा मैं ये पूछना चाहती हूँ कि पेपर लीक होने की सबसे बड़ी वजह आपको क्या लगती है? तकनीकी प्रॉब्लम, या फिर मैं यूँ कहूँ कि सिस्टम की कमजोरी, भ्रष्टाचार? तो ये से कुछ 3-4 ऑप्शंस हैं मेरे पास, आप बेहतर समझते हो। जल्दबाजी होगा जी जी। बट देखिए, पेपर लीक सिर्फ एक कारणों से नहीं हो रहा है। इसमें सीधे सीधे कहें अयोग्य शासक का तात्पर्य यहाँ पर हो सकता है कि वो प्रशासिका है। मैं सरकार को नहीं कह रहा हूँ, यहाँ प्रशासिका की बात कर रहा हूँ। अब प्रशासिका का क्या मतलब ये है कि जवाबदेहिता नहीं है इनके पास, मूल रूप से देखिए जवाबदेहिता नहीं है। और जो आप पूरी व्यवस्था की हम बात करते हैं कि किसमें कौन जवाबदार है कौन नहीं है, तो इस पर पॉइंट करने की जब बारी आती है तो अभी मैं आपको हाल फिलहाल में एनटीए के चेयरपर्सन मिस्टर अभिषेक सिंह का स्टेटमेंट आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा ये हमारी तरफ से नहीं है गलती। तो फिर किसकी गलती है? ये हमारी तरफ से गलती नहीं है, ये पेपर हो सकता है कि लीक हुआ हो जो वेंडर हमने दिए हैं, या हो सकता है जिसको हमने अलग अलग चैन में बांटा है। तो आप ये बताइए, तो किसी पे भरोसा नहीं। यूपीएससी भी तो पेपर कंडक्ट कराती है आपकी। हाँ। आपने कभी सुना नहीं होगा मुझे लगता है कि यूपीएससी का पेपर लीक हुआ। नहीं कभी। अनियमितता हो सकती है कुछ बातों को लेकर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पर पेपर लीक जैसी अवस्था नहीं आई है। या फेक सिलेक्शन जो है ना, दिव्यांग सर्टिफिकेट वाला एक अलग चीज चल रहा है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। तो जब यूपीएससी इतने पारदर्शी तरीके से करा रही है तो वही मैं कह रहा हूँ कि राधा कृष्णन कमेटी की रिकमेंडेशन को अब तक ना मानना प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। उन्होंने क्या कहा है कि आपके पास खुद का सर्वर होना चाहिए, आपके पास खुद की पास प्रिंटिंग प्रेस होनी चाहिए, जो अधोसंरचना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ, वो आपके पास होनी चाहिए, ताकि आपको किसी वेंडर वगैरह को हायर ना करना पड़े। दूसरी बात, एनटीए एक एग्जाम नहीं ले रही है आज के समय। सीयूटी से लेकर एसएससी, बैंकिंग छोड़ देते हैं, एसएससी से लेकर नीट तक के एग्जाम को ले रही है। और हर महीने तो कुछ न कुछ पेपर कराने हैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप थर्ड वेंडर्स पर डिपेंड करके ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर अनियमितता आ गई तो हम सारा का सारा दोष किसी और को बढ़ देंगे। मूल कहानी यही है इनकी। जब बच्चे नीट का एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम से पहले ही पता चल रहा है कि पेपर लीक हो गया है, तो वो जितनी तैयारी किए रहते हैं उस पर कितना असर पड़ता है, उनकी मानसिक स्थिति पर कितना असर पड़ता है? क्योंकि ये एक बार की घटना तो है नहीं, जैसा कि आपने मुझे कहा। तो आप बेहतर समझते होंगे क्योंकि आप एक टीचर हैं, तो उस टाइम उनकी मनोदशा क्या रहती है? अगर टारगेट इस बच्चे का सेट है, मान लीजिए कि 1 तारीख को मुझे पेपर देना है, अब आप समझिए मैं आपको उसी चीज़ को कहूँ कि 20 दिन में फिर पेपर देना है आपको, और आप बड़े स्पष्ट तरीके से कह रहे हैं कि हम कोई फीस नहीं लेंगे, हम कोई जगह चेंज नहीं करेंगे, और भी कह रहे हैं कि आप जो है किसी प्रकार की आपको अनियमितता नहीं होगी। तो आप समझिए बच्चों का माइंडसेट आप बार बार चेंज नहीं कर सकते हैं। होता क्या है कि जैसे मैं कोई एग्ज़ाम दिलाने की कोशिश करूं, या कोई बच्चा अगर एग्ज़ाम दिलाने की कोशिश करे, तो एक पूरी उसकी प्लानिंग होती है कि मैं इस दिन से इस दिन तक ये पढ़ाई करूंगा, इस घंटे ये तैयारी करनी मुझे, और अचानक से उसको पेपर देने के बाद ये पता चलता है कि पेपर फिर से होगा। तो हो सकता है कि जो परफॉर्मेंस उसका 1 तारीख को था वो अगले 20 तारीख को ना रहे। और ये माइंडसेट सिर्फ बच्चों की बात नहीं है, ये हर एक व्यक्ति की, मतलब ये समझिए ये वास्तविक में एवोल्यूशन है आपके फंडामेंटल राइट का। मानसिक प्रताड़ना है एक प्रकार से ये, और मानसिक प्रताड़ना को आप अगर देखें तो जघन्य अपराध की श्रेणी में आना चाहिए। तो मेरा यही मानना है कि इस तरीके से आप जो बोलकर निकल जा रहे हैं कि हम फिर से करा देंगे, कोई अनियमितता नहीं होंगी, ये तो वही बात हो गई ना कि चलो एक बार हमने कर लिया गलती, अगली बार नहीं करेंगे, और आप बार बार करेंगे। हाँ, 80 आपने 80 एग्जाम लीक करवाए हैं भारत में,
उत्तर प्रदेश में 8 है, बिहार में 7 पेपर लीक हुए हैं, छत्तीसगढ़ में भी 4 पेपर की अवस्था आई है। तो ये छोटी मोटी बात नहीं है। क्या हमारे भारत का, अगर एक तरीके से मैं बात करूं तो मौजूदा परीक्षा सिस्टम जो है वो इतना बड़ा हो चुका है कि उसको संभालना इतना मुश्किल हो जा रहा है? हमसे ज़्यादा लगभग पॉपुलेशन में चाइना भी है। इसके अलावा कई ऐसे देश हैं जो पॉपुलेशन भले हमसे कम है मगर वहाँ भी ऐसी अवस्थाएं हो सकती हैं, मगर आज तक हमने कभी नहीं सुना है कि उन सब देशों में शिक्षा को लेकर इस प्रकार की अनियमितताएं आई हैं। मूल मुद्दा क्या है? शिक्षा आज भी भारत की मूल एजेंडे का विषय नहीं रह गया है। बिल्कुल। मतलब आप देखें, इतने शिक्षाविद जो IAS बने हैं वो तो पढ़ के बने होंगे। आज चेयरपर्सन जो बने हैं, क्या उन लोगों ने जब 1985 में 86 में एग्जाम निकाला होगा तो क्या बिना पढ़े निकले होंगे? उन्होंने सारी तैयारी की होगी तब बने होंगे। बनने के बाद इन लोगों के मन में शिक्षा को लेकर कोई डर नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा बताऊं आपको कि जब भी पेपर लीक हुए हैं और जब भी संबंधित अधिकारी से बात करने की बात कही गई तो अधिकारी ने कभी ये एक्सेप्ट नहीं किया, कोई भी हो, कि ये हमारी तरफ से त्रुटि है, गलती है। क्योंकि अगर आप गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं मतलब आपके में ब्यूरोक्रेसी की एक एग्विजम जो है, जिसे हम लोग कहते हैं एक प्रकार से तानाशाही, वो आ चुकी है। हमेशा मैं मान लीजिए यहाँ गलती कर रहा हूँ, मैं इस पर आरोप ढाल दूं या आप पर आरोप ढाल दूं, इससे सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। अच्छा, भारत की हम एक तरफ बात कर रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनने की कगार पे, हम विश्व गुरु बन रहे हैं। दूसरी तरफ एक लिस्ट आती है, उस लिस्ट में लगभग तमाम जो देश हैं वो एजुकेशन में शामिल हैं। मेरे ख्याल से 15-16 देश थे उसमें, लेकिन भारत का कहीं कोई नाम ही नहीं था। तो फिर ऐसी स्थिति क्यों आ रही है? क्या हम बढ़ नहीं पा रहे हैं या पहले से और डाउन होते जा रहे हैं? क्योंकि अब तो जिस तरीके से हम जैसा बता रहे हैं खुद को कि हर चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं, तो उस लिस्ट में हम क्यों नहीं थे? भारत क्यों नहीं था? देखिए, जो टर्म है विश्व गुरु का, ये हमारे लिए सम्मान की बात है, सभी भारतीयों के लिए। क्योंकि वास्तविक में जब हम अपने पुरातन कालीन इतिहास को जब देखते हैं तो भारत की शिक्षा, स्वास्थ्य और भारत की एक वैचारिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था भी कहें, पूरी दुनिया में सर्वोच्च रही है। और ये हमें इस पर एक व्यंग के रूप में न देखकर विश्व गुरु को हम अपना सम्मान माने। मगर उस सम्मान को मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको एक बार पद मिल जाता है, मगर सबसे बड़ी दुविधा यह होती है कि पद को बरकरार रखना। बिल्कुल। और वही हमारे साथ ये समस्या हो रही है। आज मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हमारे पूरे भारत में 4000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बजट नहीं है। एक MIT जैसे एक यूनिवर्सिटी, एक इंस्टीट्यूट में 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का बजट है। तो हमारे बच्चे R&D कहाँ करें? हमारे स्किल डेवलपमेंट हम करा रहे हैं, कितने बच्चे स्किल हो रहे हैं? मतलब ओवरऑल क्या होता है कि सबको सरकारी नौकरी मिल जाए संभव नहीं है। नहीं है। सबको ये भी संभव नहीं है कि सबके सब स्किल हो जाए, मगर वो रेशियो इतना तो हो कम से कम कि हम लोग विश्व में जब जाएं, अपने आप को जब प्रेजेंट करें, तो हमारी स्थिति उन वहाँ के बच्चों से बेहतर निकले। तो विश्व गुरु की जो बात है, मैं इसे सकारात्मक दृष्टिकोण में देखता हूँ, परंतु उसके लिए हमें इस तरीके की जो अनियमितताएं चल रही है वो दूर करना होगा, क्योंकि इसमें सरकार का हस्तक्षेप ना माना जाए इसमें, क्योंकि ये पूरा का पूरा कंडक्ट कराने का अधिकार किसके पास है? एक NTA के पास। NTA चेयरपर्सन कौन है? आपके IAS से। बिल्कुल। इससे पहले जो भी रहे वो भी UPSC के चेयरपर्सन रहे, प्रदीप कुमार जोशी। ऐसे तमाम जो लोग हैं ये इतने हाईली क्वालिफाइड ब्यूरोक्रेट्स हैं, और उनके बाद भी अगर उनके अंदर में ऐसी अनियमितताएं हो रही है तो सरकार के बदले हमें उन अधिकारियों तक ये जवाबदेहिता तय करनी होगी कि आपके कारण से ऐसे हो क्यों रहे हैं। दूसरी बड़ी बात, जो अधोसंरचना की बात मैं कह रहा हूँ, सारी अधोसंरचना बनाने में आपको 200 करोड़ रुपए नहीं लगेंगे। और भारत की इतना बड़ा विशाल हमारा एक अर्थव्यवस्था है, इसमें 200 करोड़ का बहुत बड़ा महत्व नहीं है, जहाँ बात जब 4 करोड़ बच्चों की आती है। मुरली जी, एक और गंभीर सवाल ये है कि जब भी कोई पेपर लीक होता है तो ऐसे में सरकार और उन एजेंसियों को त्वरित रूप से क्या कदम उठाना चाहिए? क्या सोचते हैं इसे लेकर आप? ओवरऑल जब देखते हैं, आज आप सोशल मीडिया जब उठाते हैं हम लोग, तो आपने देखा होगा प्रश्न चिन्ह किन पर उठता है? सरकार पर। बिल्कुल। या स्थानीय जनप्रतिनिधि पर। मैं हमेशा इस बात का एक कह सकते हो, मैं इसे रिलेट करता हूँ कि आज भी हमारी मुद्दा या चर्चा का विषय जो है वो सरकार तक ही सीमित हो चुका है। आज भी जब हम बात करते हैं तो हम सरकारों तक ही अपनी चीज़ों को रखने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु मूल मुद्दा सरकार से प्रश्न करने का नहीं है,
मूल मुद्दा उस एजेंसी से बात करने का है जिस एजेंसी की स्थिति यहाँ पर संदिग्ध पाई गई है, पहला चीज। दूसरी बड़ी बात, सरकार को ग्रेड तो लगेगा, इससे तय बात है, चाहे वो आंतरिक मामले में हो चाहे बाह्य मामले में हो। परंतु एक अच्छी बात आप समझिएगा, कोशिश कीजिएगा, हर बार अनियमितताएं हुई आपकी और हर बार पेपर हो गए, रिजल्ट आ गए, रिजल्ट को बड़ा शानदार तरीके से प्रेजेंट कर दिया गया लोगों के द्वारा, और ये एक प्रकार से बटरिंग करने का एक तरीका है। आप देखिए 2021 का मामला देखिए, छत्तीसगढ़ में 2021 के मामले में तमाम बातें उठी, मतलब इतनी खबरें बहुत हम लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। और आज फाइनली कल शायद 3-4 को छोड़ के बाकी सबकी ज्वाइनिंग आ गई है। तो फिर सरकार पर प्रश्न चिन्ह उठना तो फिर स्वाभाविक है, और छवि तो इसमें खराब होगी, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। क्या डिजिटल और ऑनलाइन, अगर मैं बात करूं, प्रणाली इस समस्या का समाधान हो सकती है या जोखिम उसमें भी है? जो डिजिटल की बात कर रहे हैं आप, या पेपर की, अगर हम पूरी व्यवस्था में जो जितने भी पेपर होते हैं, आपको डिजिटलाइज तो होना पड़ेगा, ये अब तय है। एक तरीके से वो लीक वाली समस्या से भी तो बचेंगे। फ्यूचर की डिमांड भी है। हाँ, आप 23 लाख बच्चों के लिए मैनुअल सीटिंग करवाना असंभव है आज के समय, क्योंकि क्या होता है उससे मैम चैन जो है वो इतनी बनेगी। अब जैसे एनटीए ने पेपर बनवाया किसी थर्ड पार्टी से, उन्होंने पेपर बनवाया किसी प्रोफेसर से, वहां से वो चीजें आई कहाँ पे, आपके फील्ड डिपार्टमेंट से वो चीजें ढलती उस जगह पे पहुंची है। मान लीजिए किसी एक आध जिले के छोटे से गांव में, मान लीजिए हम उसको पहुंचाना चाहते हैं, क्या वहां पर मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति वहां पर है, ये भी प्रश्न उठता है। दूसरी बड़ी बात ये है कि अगर इन बच्चों को हम डिजिटलाइज फॉर्म में प्रैक्टिस ना कराएं आज के समय, या हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को भी ना कराएं, तो फिर डिजिटल इंडिया का महत्व कहाँ रहेगा? भाई हम डिजिटल इंडिया का लगातार बात कर रहे हैं। आज देखिए जो आपकी एआई है, एआई वर्जन कहाँ एडवांस आ चुका है। भारत आज भी, आप मानेंगे नहीं, एआई में जर्मन, चाइना या फिनलैंड, आयरलैंड के कंपेयर में बहुत पीछे है। हम एआई का प्रयोग आज सिर्फ चंद जगहों पर कर पा रहे हैं, सिर्फ कॉर्पोरेट लेवल पर, जबकि आना कहाँ चाहिए इसे, ग्राउंड लेवल पर। तो डिजिटलाइज तो करना पड़ेगा आपको। दूसरा, मैनुअल जब तक करते रहेंगे हम, इस तरह की अनियमितताएं चलती रहेंगी। एआई का कितना उपयोग जो है वो शिक्षक और छात्र कर सकते हैं, यानी कि इन लोगों को कितना फायदा होगा एआई के प्रयोग? एआई का देखो फायदा नुकसान दोनों है। फायदा ये होगा, बच्चों की थिंकिंग एबिलिटी बहुत बढ़ेगी, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि अभी क्या है, एआई जब हम यूज करते हैं, जैसे हम कोई भी एक हिस्ट्री की कोई चीजें हम बताने की कोशिश करते हैं, तो आज फैक्ट चेक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। फैक्ट चेक का मतलब ये होता है कि कई पुस्तकें ऐसी जो मैनिपुलेट है हमारे यहाँ, कई ऐसी पुस्तकें जिसमें आज जैसे हम बात करें भारत के इतिहास में छत्तीसगढ़ के किसी भी एक भी घटनाओं का उल्लेख नहीं है। जबकि आप समझिए, क्या छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश के कई ऐसे राज्य हैं, वहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी घटनाएं हुई, इतनी शानदार घटनाएं हुई, क्रांतियां हुई हैं। तो आज क्या हो रहा है, एआई के माध्यम से वो बच्चा उन चीज़ों को जानना शुरू किया। पहले उसकी पूरी डिपेंडेंसी शिक्षक पर थी, कोचिंग पर थी। और मैं आज भी कहता हूँ कि इस कोचिंग संचालक होने के नाते कि 15% योगदान कोचिंग संचालक का है, 85% पूरा का पूरा योगदान उस छात्र का है। तो छात्रों को खुद अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए या अपने नॉलेज को इन्हांस करने के लिए जब एआई का प्रयोग करेंगे वो, तो छात्रों और शिक्षकों के बीच का जो बॉन्डिंग है नॉलेज का, मुझे लगता है और धीरे धीरे बढ़ेगा। कई बच्चे जो हैं वो सालों से तैयारी करते हैं, रैंडम पता चलता है कि हमारी परीक्षा जो है वो रद्द हो गई है। अब ऐसे में उनकी तैयारी पर कितना असर पड़ता है, क्योंकि वो तो सालों से तैयारी कर रहे हैं। वो एक बार फिर से अपनी हिम्मत जुटा के वैसे परीक्षा के लिए अपने आप को खुद वापस से तैयार करना कितना मुश्किल होता होगा उनके लिए? पूरा का पूरा ये जो प्रिपरेशन है, पूरा का पूरा ये जो हमारा एक यात्रा है, ये माइंडसेट का है। एक तरीके से आत्मविश्वास भी डगमगाता होगा। स्वाभाविक सी बात है, माइंडसेट जब आया तो आत्मविश्वास की बात है। और जब आत्मविश्वास कमजोर है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक छात्र है डिप्टी कलेक्टर के रूप में 17 बैच का, तो मैंने उससे मजाक से पूछा कि अगर आज के समय तुम प्रीलिम्स दोगे तो तुम्हारा रैंक क्या आएगा। तो उसका ये मजाक में कहना था कि सर आज के समय में हो सकता है प्रीलिम्स ना निकाल पाऊँ। क्या होता है कि जब आप जिस पीक पे रहते हैं, उस पीक पे आपकी पढ़ाई, आपका कॉन्फिडेंस, या इवन दो आपकी जो कह सकते एनर्जी जो होती है वो बहुत शानदार होती है। फिर उन चीज को फिर से प्राप्त करना, 10 दिन बाद भी प्राप्त करना बहुत कठिन काम है। और ये चीज मुझे लगता है कि वो हर एक छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है। और इस बातों को लेकर छात्रों को भी कम से कम इस बात का जवाबदेहीता लेना चाहिए उन लोगों को कि भाई ऐसी अनियमितताओं को लेकर हम बार बार नहीं सहेंगे।
कि जब तक हम सहेंगे ये लोग हम पर एक प्रकार से कहें जुर्म ही करते रहेंगे। मुरली जी, एक बात और है कि आप इतने बच्चों को पढ़ा चुके हैं, मतलब आप 150 से ज़्यादा बच्चे पोस्टेड हैं आपकी, बहुत बड़ी बात है ये, एक बड़ा अचीवमेंट है आपके लिए। आपने खुद इंटरव्यू दिलाए हैं, दिए हैं, आप बता रहे हैं, कभी देख के नहीं लगता यार मैं भी आईएएस बन गया होता अब तक के, मैंने इंटरव्यू क्लियर नहीं किया, आगे फिर कोशिश नहीं की, शायद और करता तो हो जाता। अब आपके पढ़ाए हुए बच्चे जो हैं वो अलग अलग पोस्ट पर बैठे हैं, तो थोड़ा सा उस टाइम आप क्या फील करते हैं वो सुनना चाहती हूँ मैं आपको इसको थोड़ा मजाकिया लहजे में कहूँ तो जब हम सिविल्स की तैयारी करते हैं तो हमारा पहला और अंतिम प्रेम ही सिविल्स होता है। अच्छा। ये वास्तविकता है, क्योंकि जब ओल्ड राजेंद्र नगर की सड़कों पर आज के समय और पुराने समय मुखर्जी नगर की सड़कों पर जो हमारी बातें होती थी, सिर्फ आर एस शर्मा से लेकर लक्ष्मीकांत की बातें होती थी। और मन में टच तो आज भी है, वो कभी नहीं जाएगा। शायद मेरी अंतिम सांस तक वो रहेगा कि मैं शायद उस जगह पर होता तो शायद मैं कुछ और बेहतर करने की कोशिश करता। हो सकता है करूं ना करूं और अलग बात, बेहतर तो अभी भी कर रहे हैं, परंतु आज भी लगता है कि ऐसी व्यवस्था देखता हूँ तो कई बार मन में टच होता है कि शायद वहां होता तो मैं ऐसे जनरेशन गवर्नमेंट को दे पाता। दूसरी बड़ी बात जो आप कह रहे हैं कि इस पूरे जर्नी में कई बार एक संतुष्टि क्या आती है जब कुछ बच्चों को राष्ट्रीय अवार्ड या राज्य के द्वारा जब उन्हें अलंकृत किया जाता है, उनके फोन आते हैं कि सर आज यूथ आइकन का अवार्ड मिला है या ये मिला है, या कई बच्चों को जब अच्छे उनके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके लिए नेशनल अवार्ड मिलता है, तो मन में एक संतुष्टि भी होती है कि अगर मैं आईएएस होता तो एक जिले का होता। अभी राज्य के 33 जिलों में मेरे छात्र आज पदस्थ हैं, तो मुझे लगता है कि मेरे अंश ही वहाँ पर आज काम कर रहे हैं। तो खैर ये जो यूपीएससी का जो तबका का हो, यूपीएससी की सोच और यूपीएससी की जो चाहत है वो कभी खत्म नहीं होगा, और इसलिए आज भी पढ़ना पड़ता है। क्योंकि पढ़ाना है तो पढ़ाने के लिए भी पढ़ना पड़ता है, पढ़ाने के उद्देश्य से नहीं, आज भी पढ़ने की एक आदत बन चुकी है। हाँ। क्योंकि आप यूपीएससी होते तो आपके पास कुछ नहीं होता। मैं आपको छोटा सा वाकया समझाता हूँ। उस यात्रा में कितनी खूबसूरत बातें होती थी कि हम लोग रहते 3rd या 4th फ्लोर में रहते थे। नीचे इसलिए नहीं उतरते थे कि अगर उतरेंगे तो 15 मिनट की चाय निकल जाएगी और उसके बाद कोई दोस्त मिल गया तो आधे घंटे खराब हो जाएगी। तो एक वो भी एक निश्चित समय होता था कि शाम को 6 बजे निकलेंगे, कि 1 घंटे अगर मान लीजिए हुआ समय खराब तो कोई गम ना हो। हाँ। तो वो जो दौर होता है वो आपको इतना खूबसूरत कर देता है आपके जीवन को। निकलना नहीं निकलना की अलग बात है, और कई लोग निकाल कर भी टीचर हैं आज के समय। कई ऐसे आईआरएस हैं, आईएएस, आईपीएस हैं जो छोड़कर आज टीचर कर रहे हैं। तो बेसिकली दोनों अपने अपने पक्षों में दोनों बहुत खूबसूरत है, बट यही है कि यूपीएससी का चाम दोनों के पास है, चाहे वो आईएएस हो चाहे शिक्षक हो। उल्ली जी, जब कोई परीक्षा, नीट जैसी कोई परीक्षा रद्द होती है तो उस दौरान पूरी देश की व्यवस्था, अगर मैं बात करूं शिक्षा व्यवस्था, इसके अलावा अगर मैं बात करूं सरकारी संस्थानों की विश्वसनीयता पर किस तरीके से सवाल उठते हैं, प्लस इसमें कितना नुकसान होता है उनको? जब विश्वसनीयता की बात होती है तो मैं आपको यही कि अपने क्षेत्र की बात से स्टार्ट करते हैं। हम 2021 में जो अनियमितताएं हुई, हालांकि वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस पर तो आज सीबीआई ने बहुत क्लियर किया नहीं, परंतु उसके बाद अगर किसी गांव में जाकर आप पूछते किसी एक मजदूर से, किसी किसान से, किसी आम इंसान से, तो वो कहता है बिना पैसे के जब होना नहीं है तो बच्चों की तैयारी क्यों कराएं। ये स्टेटमेंट हमने सुना है, क्योंकि मेरा बस्तर को लेकर हमेशा ग्राउंड रिपोर्टिंग रहा है। मैं चीज़ों को लेकर वहाँ पे जानना पसंद करता हूँ, वहाँ पे लगातार मेरे रिसर्च होते हैं। मैं जब वहाँ बात किया तो उनका कहना है कि सरकारी नौकरी अब बड़े लोगों का जगह है सर। अच्छा। ये विचार आना, मतलब बच्चों, मतलब वो पहले ही डर रहे हैं, तैयारी कराने से ही डर रहे हैं, ऑलमोस्ट सरेंडर कर चुके थे कि हमारे लिए तो जॉब होता ही नहीं है। जबकि एक टाइम पे हर एक बच्चा ये सपना ले सकता था, पाल सकता था कि यार मैं भी। हम कहते हैं गुदड़े के लाल शब्द क्यों आया गुदड़े के लाल? कारण क्या है, बिहार से मोतिहारी के किसी गांव से जब बच्चा निकलता और आईएएस बन के अपने गांव आता है तो वो एक अलग मोटिवेशन, मतलब आप समझिए रायपुर या पटना में बैठकर अगर आईएएस बनते तो आपकी इतनी कोई विशेष तवज्जो नहीं है आपकी, मगर किसी मोतिहारी के गांव से कोई लड़का निकलता है तब वहां पे वो एक गांव नहीं, उसके आसपास के मोतिहारी ब्लॉक के सभी गांव जो हैं चर्चा में विषय होते हैं। तो वो चीजें कहीं ना कहीं ऐसे एग्जाम्स की जब विश्वसनीयता खराब होगी, अब खत्म हो रही है, लोग सोच नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। और दूसरी बड़ी बात, बच्चे कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि ग्रामीण स्तर पे नहीं हो रहा है, परंतु उनको कॉन्फिडेंस में लाना आपको अनिवार्य है
जब तक एक बेहतर वातावरण नहीं देंगे उनको, एक सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं देंगे उन बच्चों को, आप मान के चलिए धीरे 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 बच्चे वही एक शिक्षित बेरोजगार के रूप में आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। आज देख रहे हैं आप प्रचंड बेरोजगारी, हम लोग भले बेरोजगारी दर जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट कभी 2% कहते, कभी 5% कहते, एक्चुअली तमाचा है ये। ऑब्वियसली ना तो प्राइवेट सेक्टर में आज रेगुलेशन है, बिल्कुल किसी प्रकार की वहां पे सिक्योरिटी नहीं जॉब की आज। दूसरी अगर आप बात करें स्किल के नाम की बात करें, स्किल पर भी छत्तीसगढ़ या भारत किसी भी राज्यों में जाकर देखिए स्किल्ड नाम की कोई विशेष चीज नहीं है। आज स्किल्ड अगर हम अच्छे से कर दे बच्चों को तो कोई जरूरी थोड़ी कि वो डिप्टी कलेक्टर बनेगा तो देश को सुधारेगा। मतलब मुझे लगता है जितना योगदान इस देश को बढ़ाने में किसान का है, उतना योगदान एक जवान का भी है और उतना एक आईएएस का भी है। आईएएस का भी। किसी एक आईएएस से देश नहीं चला है, क्योंकि सबको ही मिलके ही तो कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इसको लिए क्या है कि उस विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए आपको वैसी एजेंसीज बनानी पड़ेगी, ऐसे सक्षम अधिकारियों को वहां पे बैठाना होगा। एक टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट आपने नाम दिया है, बट उसकी जैसे अभिषेक सिंह जी हैं, उनको हम लोग एक टेक्नोक्राफ्ट ब्यूरोक्रेट कहते हैं, टेक्नोलॉजी में बहुत बड़े अवेयर हैं। मगर आपको एक वाकया बताऊं, अभी कुछ दिनों पहले हमारे यहाँ ग्लोबल एआई समिट हुआ, ये उसी के मुखिया थे जिनके कारण से फजीहत हमें पूरे विश्व में झेलनी पड़ी। मतलब आप सोचिए एक यूनिवर्सिटी ने एक एआई चाइनीज एआई को अपना एआई कह दिया और आपकी स्क्रीनिंग कमेटी ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया। तो आप सोचिए कि हमारी R&D कितनी स्ट्रांग है, और ऐसे लोगों को हम कहाँ बैठा रहे हैं, एनटीए में बैठा रहे हैं। तो ये विचार भी है। दूसरा सवाल ये है कि पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कानून होना चाहिए, ताकि आने वाले समय में एक डर जो है वो लोगों में बना रहे। लाने के लिए कानून लाया गया, छत्तीसगढ़ में भी अभी हाल फिलहाल में कानून लाया गया, इसके लिए प्रावधान दिए गए, सजा के भी प्रावधान दिए गए हैं। मगर अधिकतर केसों में अगर देखें तो 420 का मामला लगता है और सेक्शन 420 लगना मतलब बेलेबल है। हमेशा क्या होती है कि लेयर्स अलग होने के कारण से आप अपनी गलती अपने अपर न थोप पर किसी और पर थोपते जाते हैं, और ये प्रोसेस जो है अलग अलग स्टेज पे चलते जाता है। मान लीजिए चेयरपर्सन ने कह दिया ये जो आपकी प्रिंटिंग प्रेस है उनकी गलती है, प्रिंटिंग ने कह दिया जो ट्रांसपोर्टेशन है उसकी गलती है, ट्रांसपोर्टेशन ने कह दिया मैन पावर की गलती है, और आप कोर्ट में इन चीज़ों को बस घुमाते रहते हैं। तो इसलिए आप नियम बना भी देंगे तो इससे कोई विशेष नहीं होना चाहिए, वो इम्पैक्ट आपका प्रभाव नहीं आएगा इससे। एक अंतिम सवाल लूंगी मुरली जी कि क्या आपको लगता है कि इसमें बड़े सुधार और एक तरीके से पारदर्शिता की जरूरत है? इस पर प्रश्न चिन्ह उठे हैं बट अभी तक प्रमाणित नहीं है। तो इस पर क्या है ना कि आप जब भी इसको अब जितने भी अब अगर करप्शन हुए हैं, पेपर लीक हुए हैं, इनमें कोई ना कोई तो गिरोह है। अब गिरोह सिंपल 2-4 आदमी का नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है पारदर्शिता कैसे आएगी इसमें? इसके लिए पूरा एक इकोसिस्टम बनाया गया है। जितना इकोसिस्टम आपने इंस्क्रिप्शन बनाया ना, उससे ज्यादा बेहतर उन लोगों ने इसको थेफ्ट करने का या चोरी करने का इकोसिस्टम बनाया है। और जो चीज आप सोच रहे हैं उनसे 2 गुना चीजें सोचने की इच्छा वो रख रहे हैं। उन्हें हर वो एक लूप होल पता है गवर्नमेंट की कि कहाँ ये गलती करेंगी। क्योंकि एनटीए 24 में क्या हुआ आपका, तो ऐसे में तो गवर्नमेंट को खुद का अपना एक सिस्टम बना लेना चाहिए। इसमें कुछ क्या कर पाएंगे आप समझिए। इसके लिए मैंने कहा ना, ईपी सेंटर्ड व्यवस्था, एकल जवाबदेहिता ही इसका सॉल्यूशन है। इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। मतलब अगर एनटीए कोई भी एग्जाम कंडक्ट करा रही है तो उनके पास प्रिंटिंग प्रेस भी हो, सीसीटीवी कैमरा भी उनका हो, उनकी इंटेलिजेंस के लिए अगर लगे आईबी या रॉ की जरूरत, सब कुछ खुद का, सब कुछ आपको किसी वेंडर को हायर ना करना। वेंडर का काम क्या है? हाँ, भाई वो तो सीधे कह सकता है मैंने प्रिंटिंग कर दिया था, मुझे मैंने प्रिंटिंग किया, वो चोरी हो गया तो मैं क्या करूं? आप अच्छा, सबसे खूबसूरत बात बताऊं आपको, ये जो वेंडर देते भी हैं, ऐसे वेंडर्स को मिलता है ये जो ऑलरेडी विवादित होते हैं। एसएससी का जब पेपर लीक हुआ तो उस वेंडर के ऊपर ऑलरेडी ब्लैक लिस्ट है वो, और फिर हम उनको दे रहे हैं। फिर उनको देने का क्या अर्थ बनता है? मैंने कहा ना, शिक्षा और स्वास्थ्य भारत का चर्चा का विषय ही नहीं बन गया आज के समय। इनको लगता है कि शिक्षित होकर लोग करेगा क्या। मुरली जी, एक मैसेज छोटा सा आप देना चाहेंगे ऐसे बच्चों के लिए जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, कई बार सफल नहीं हो पाते हैं, बार बार प्रयास करते हैं, तो एक मोटिवेशनल मैसेज छोटा सा उनके लिए आप क्या देंगे? मेरा यही है, आगामी जितने हमारे प्रतिभागी परीक्षाओं में तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो नीट हो, चाहे यूपीएससी हो या आपकी IIT जेईई हो, सभी में डेडिकेशन तो आवश्यक है। और दूसरा,
कई अगर अलग अलग आपके पास इस तरीके की चुनौती आ रही है, पर ये आप आत्मविश्वास बना के रखिए कि अगर मैंने तैयारी की है, अगर मेरी पढ़ाई संपूर्णता में है, तो आज भी पेपर ले या 1 महीने बाद भी ले, मैं उस पर टॉप करूंगी या करूंगा। दूसरी बड़ी बात, जो आपके सराउंडिंग में जिस तरीके की जो व्यवस्थाएं चलती हैं, इनसे थोड़ा दूर रहिए आप लोग, क्योंकि आप लोग को तैयारी करनी है। ये चर्चा, वाद और विवाद करना हम जैसे शिक्षकों और पत्रकार जगत का काम हो सकता है, या अलग अलग ब्यूरोक्रेट्स का काम हो सकता है। आपको इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूँ, क्योंकि आप क्रांति लाने की कोशिश भी करेंगे तो इससे कुछ होना जाना है नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस उम्र में हैं, 18-19 साल में, जिसमें आपको भविष्य तैयार करना है। तो मेरा आपको सबको यही संदेश है कि आप सारी चीज़ों को छोड़िए और इस बात को लेकर अपने आप को बिल्कुल सुदृढ़ कीजिए कि पेपर आज हो या कल हो, मैं उसी परफॉर्मेंस के साथ, बेहतर के साथ हम परफॉर्म करेंगे, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि आप नकारात्मकताओं में जाएंगे, आपका माइंडसेट आपके परफॉर्मेंस को खराब करने का पूरा कार्य करेगा। तो मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, और आगे उम्मीद करते हैं कि हम सब मिलकर ऐसी व्यवस्थाओं से लड़ेंगे और एक बेहतर जो सुव्यवस्थित संगठन है या संस्थान है वो निर्माण करेंगे। तो ये था एक खूबसूरत और प्यारा सा मैसेज उन सभी बच्चों के लिए जो IAS, नीट इन सब की तैयारी कर रहे हैं। कुल मिलाकर उन्हें कहीं किसी भी तरफ ध्यान नहीं देना है, अपनी परीक्षा पर, अपने काम पर और अपनी शिक्षा पर पूरी तरीके से केंद्रित रहना है, क्योंकि ये सारे काम दूसरों के हैं, आप केवल पढ़ें और पढ़ें। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एजुकेशन सिस्टम पर बात करना ज़रूरी है, शिक्षा पर बात करना ज़रूरी है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली जो पूरा देश है उसका नाम हर जगह फैलेगा। लेकिन जिस तरीके की प्रक्रियाएं पूरे देश में मौजूद है पेपर लीक होने की, जो कि पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी बहुत बार हो चुका है, इस पर एक सख्त कानून बनाना आवश्यक है, कठोर कदम लेना आवश्यक है, ताकि जितने भी शिक्षक मेहनत से इन बच्चों को तैयार करते हैं उनके परिणामों के लिए, उनकी परीक्षाओं के लिए, वो शिक्षक भी हताश ना हो, वो छात्र भी हताश ना हो। तो ये इंटरव्यू एक छोटी सी कोशिश थी लोगों तक ये मैसेज देने की कि शिक्षा में और शिक्षा के सिस्टम पे, पूरे एजुकेशन सिस्टम में अगर बदलाव होता है तो बहुत बड़ा फर्क और बहुत बड़ा आत्मविश्वास पर घात केवल और केवल छात्रों के जीवन पर होता है। तो कुल मिलाकर ये इंटरव्यू एक मैसेज था सभी के लिए, ताकि ये शिक्षा सिस्टम जो है उसमें सुधार हो सके। सरकार से एक तरीके से जो है हमारे सर ने अपील की है कि इस सिस्टम में बदलाव करे, इसमें सुधार करे, ताकि आने वाले समय में किसी भी तरीके से कोई पेपर लीक होने जैसी समस्या जो है वो ना हो। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में समय देने के लिए।